तो जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योमेट्री का एक पार्ट है, ट्रायंगल्स। क्लास 10th का ट्रायंगल्स है ये। तो जो टॉपिक्स इसके अंदर हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रायंगल्स के अंदर का वो है बीपीटी। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स में तुमको थेल्स थ्योरम मिल जाएगा। इसको थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसीलिए सेम थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो एक है बीपीटी और उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में कहां कहां है मैं बता दूंगा। सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है उसका ये है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी एंड इसके एप्लीकेशंस। अच्छा, मैं ना हर जगह एप्लीकेशंस यूज करता चलता हूं, तो थोड़ा सेफ है ऐसा बोलना कि थेल्स थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, मतलब जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। अगर सिर्फ बीपीटी बोलोगे तो थ्योरम की प्रूविंग समझ में आ रही है ना। तो ये ध्यान रखना कि बीपीटी और उसके एप्लीकेशंस, मतलब क्वेश्चंस भी करने हैं उस पर, फिर सिमिलैरिटी और उसके एप्लीकेशंस हैं। थर्ड जो सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये जो पोर्शन है ये भी उसके अंदर है। फिर फोर्थ है, और इसके एप्लीकेशंस भी लिख लें, एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस लिख के हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जो फोर्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसका कन्वर्स भी है एंड एप्लीकेशंस। तो ये जो हैं वो चार मेन टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं। अब देखो एक्सरसाइज में क्या क्या है। जो पहली एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें तुम्हारा सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ट्रायंगल्स को, फिगर्स को वेरीफाई करो सिमिलर है कि नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ सिमिलैरिटी। जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो बीपीटी पे बेस्ड है, बीपीटी पे बेस्ड है वो एक्सरसाइज। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो सिमिलैरिटीज पे बेस्ड है, सिमिलैरिटीज पे है वो। जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो एरिया वाली एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो पाइथागोरस पे है। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा बाइफर्केशन किया है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। जो इसकी सिक्स्थ एक्सरसाइज है वो हमारी ऑप्शनल है। तो ट्रायंगल में कितने एक्सरसाइज हैं? 6 एक्सरसाइजेज हैं टोटल। ओके, पहली एक्सरसाइज बेसिक्स है सिमिलैरिटी की, दूसरी बीपीटी पे बेस्ड है, तीसरी सिमिलैरिटीज पे है, चौथी हमारी एरिया वाले पे बेस्ड है, और जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो पाइथागोरस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन पे है। जो इसकी सिक्स्थ एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल के बारे में भी सुन लो, किनको किनको करना है, किनको किनको नहीं करना है। जिन्होंने अपने स्कूल में, दो चीजें आएंगी, एक तो बेसिक होगा, दूसरा स्टैंडर्ड होगा, सबको पता होगा इनके बारे में। तो जिन्होंने बेसिक लिया है ना, उनके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। जिन्होंने भी बेसिक लिया है, बेसिक ऑप्ट किया है, उनके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है, ऑप्शनल वाली। और जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है मैथ्स में, स्टैंडर्ड पेपर वो देंगे, उनके लिए ये एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज हम कर लेंगे बाद में उनके लिए जिनके लिए स्टैंडर्ड है। तो ऐसे बच्चों को हम फिल्टर करके बुलाएंगे बाद में कभी, और वो एक्सरसाइज हम कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा पैटर्न है। सबको सर क्लियर? मैंने स्टैंडर्ड हाँ, सर मैंने लिए स्टैंडर्ड। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें बुलाएंगे जब भी ये क्लास लेंगे ना ऑप्शनल की, तुम्हें बुलाएंगे इसमें। ये कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो। तो पहले जल्दी से कॉपी करके मुझे बता दोगे।
है सर? और थेल्स थ्योरम, ये थेल्स साइंटिस्ट का नाम है, THALES, थेल्स थ्योरम। कॉपी कर लिए? चलो लिख लिया होगा। नो सर, लास्ट। ठीक है, डन सर। ओके। चलो अब ना एक काम करते हैं, साथ में थ्योरम्स कौन कौन से हमको सीखने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल्स में कितने थ्योरम्स हमको सीखने हैं, कितने होते हैं वो देखेंगे पहले, कौन कौन से हमको सीखने हैं और कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक वाइज अगर हम थ्योरम बोले तो बीपीटी खुद एक थ्योरम है, बीपीटी एक थ्योरम हो गया। फिर उसका कन्वर्स है थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले सारे लिख लेता हूं जितने थ्योरम्स इसके अंदर हैं, कौन कौन से हमको एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, तो अगर प्रिपरेशन करनी है कौन कौन सी प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। देखो सिमिलैरिटी में कितने थ्योरम है, सिमिलैरिटीज में भी थ्योरम है, इसमें मान के चलो टोटल 3 थ्योरम्स हैं, इसमें है टोटल 3 थ्योरम्स हैं। नंबर 4 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें हमारे एक थ्योरम है। नंबर 5 पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसका प्रूविंग सीखेंगे यहां पे। और एक इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का कन्वर्स। ओके, तो 2 यहां पे हो गए। इतने सारे थ्योरम्स हैं, एक बार काउंट करें कितने कितने हैं। तो बीपीटी 1 हो गया, कन्वर्स हो गया 2, सिमिलैरिटी में हो गया 3, 5, एक यहां पे हो गया 6 और ये 2 हो गए 8, टोटल 8 थ्योरम्स हैं। अब देखो कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहले मैं रेड से इन पे निशान बनाता हूं, बीपीटी हमको एग्जाम के लिए करना है, रेड वाले वो हैं जो हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। कन्वर्स मैं कराऊंगा वैसे, बट एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखना, कन्वर्स एग्जाम में नहीं आएगा, मैं कराऊंगा वैसे क्लास में। सिमिलैरिटी का कोई भी थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा और ना ही हम क्लास में करेंगे। सिमिलैरिटी का कोई भी थ्योरम हम प्रूव नहीं करेंगे और ना ही इसमें से कोई भी एग्जाम में आएगा। एरिया वाला हम प्रूव करेंगे बट एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस साल इसने सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया है, ये थ्योरम डिलीट किया, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो पार्ट है ना वो डिलीटेड है, इस साल के लिए डिलीट किया है, अगले साल फिर ये वापस आ जाएगा। तो सारे 10th क्लास पास कर लेना। ये जो थ्योरम है एरिया वाला वो हम क्लास में करेंगे बट एग्जाम में नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम हम एग्जाम में आएगा और हम क्लास में भी करेंगे। तो पाइथागोरस हुआ 2। थर्ड है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, हम क्लास में करेंगे बट एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी इस साल डिलीट कर दिया है, डिलीटेड दिस ईयर। सिलेबस कम हुआ है, सबको पता है ना। यस सर। तो हिमांक तो पार्टी दे रहा था, तो उसने पार्टी दी है, बहुत सारी चीजें कट गई हैं, उसको तो मजा आ रहा है बहुत। तो ये वाले 2 जो है ना, 4th और 5th, ये सिलेबस से इस साल डिलीट हुआ है बट हम इसको क्लास में करेंगे। लेकिन एग्जाम के लिए कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो सिर्फ 2 थ्योरम्स हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो हमारा बीपीटी हो गया और दूसरा हो गया पाइथागोरस।
तो यही दोनों प्रिपेयर करने हैं। थ्योरम्स एग्जाम में आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, 4 मार्कर होते हैं ये, तो एक तो 4 मार्क्स हमको यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे? बीपीटी प्रिपेयर कर लो, पाइथागोरस प्रिपेयर कर लो, एक तो 4 मार्क्स हो गया। समझ रहे हो? तो ज्योमेट्री में स्कोरिंग जो है बहुत इजी है, एक तो 4 मार्क्स यहीं पे प्रिपेयर हो गया, है ना? तो ये भी कॉपी कर लो राइट साइड वाली चीजों को जल्दी से। कौन से थ्योरम के क्रॉस वाले? डन सर। सबने लिख लिया होगा? यस सर। तो देखो, अच्छी बात ये है कि जो 2 थ्योरम्स है ना, उनमें से एक हम अभी कर रहे हैं बीपीटी, जो तुम्हारा 4 मार्क्स प्रिपेयर्ड है, अगर आ गया तो 4 मार्क्स में आएगा। और पाइथागोरस हम लास्ट में करेंगे, जब उस पर पहुंचेंगे तो हम यहाँ से इस तरह से चलेंगे, ठीक है ना? ये जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। पहले बीपीटी सारा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, फिर सिमिलैरिटी पे जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो अभी हम बीपीटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीपीटी थ्योरम हम प्रूव करेंगे। ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग बनाओ सारे, बीपीटी, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है? तो बीपीटी की हेडिंग बनाओ, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। इसका पहले स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट जो है ना, ये थ्योरम कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल दिया हमको। पहले उसने मेंशन किया स्टेट, मतलब स्टेटमेंट लिखो, उसके होते हैं 1 मार्क। स्टेटमेंट अगर नहीं लिखोगे या स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में ट्विस्ट करने की कोशिश की तो ये 1 मार्क से हाथ धो बैठोगे। स्टेट का मतलब एनसीईआरटी में जो लिखा है बस वही लिखना है, ऊपर नीचे थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, इवन एक कॉमा जहां पे लिखा है कॉमा भी नहीं हटा सकते हो। स्टेटमेंट जो है ना, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, किसी बड़े साइंटिस्ट की है, उन्होंने लिखा है, हमें उसको फॉलो करना है। जब हम इतने बड़े हो जाएंगे कि अपनी खुद की स्टेटमेंट बनाने लगेंगे तो एनसीईआरटी में प्रिंट करवा लेंगे, फिर सारी दुनिया फॉलो करेगी। तो स्टेटमेंट में मैं बहुत प्रिसाइसली तुमको बता रहा हूं, स्टेटमेंट में एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, डिट्टो। तो स्टेटमेंट कॉपी करनी है, ठीक है? मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। अभी लिखने वाला काम नहीं होगा, ठीक है? कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं पूरा प्रूव ना कर दूं यहां तक, तो कोई लिखेगा नहीं। स्टेटमेंट सुनो, मैं बोलता भी हूं और लिखता भी हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी है ये। इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, comma, the other two sides are divided in the same ratio, फुल स्टॉप। ये है बीपीटी, उसका स्टेटमेंट हो गया। तुम्हें यहां से लेकर यहां तक याद कर लेना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो कैसे आएगा? स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। वो ये नहीं बोलेगा बीपीटी प्रूफ करो, वो क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। इस स्टेटमेंट को कॉपी करो। आई होप स्टेटमेंट कॉपी कर लिया होगा सबने। इसको पहले हम समझते हैं ये है क्या। तो समझते हैं इसको। देखो इस थ्योरम में क्या लिखा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो रफ में अगर समझाने की कोशिश करूं, देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एबीसी। तो इस ट्रायंगल में एक साइड हमको बनानी है
पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक और साइड ले लो जो इन तीनों साइड्स में से किसी एक के पैरेलल हो, किसी एक के पैरेलल हो। मान लो ये वाली लाइन ले लो L, तो L जो है मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ किया है, L जो है वो BC के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है और ये AB और AC को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो लाइन है ना L, वो अदर टू साइड्स को, मान लो ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, तो अदर जो टू साइड्स हैं AB एंड AC, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। चलो ये बताओ मुझे, पॉइंट D AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? AD by BD। AD बाई BD, रेशियो मतलब दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना है। और पॉइंट E कैसे डिवाइड करेगा? तो AE अपॉन EC, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या क्या दे दिया ट्रायंगल ABC में? ये जो लाइन है L वो पैरेलल टू BC है, L ना बोले तो हम DE पैरेलल टू BC ऐसा भी बोल सकते हैं। तो DE पैरेलल टू BC गिवन है और हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये गिवन में आएगा और ये टू प्रूफ में आएगा, ये थ्योरम है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो वो हम समझते हैं पहले। आई थिंक सबको क्लियर है ये वाला, क्या गिवन होगा, क्या प्रूफ करना होगा, सबको क्लियर है? यस सर। तो मेन फिगर बनाते हैं एक्चुअली जो हमको एग्जाम में जैसे करना है। तो मैं ना इस बार बिल्कुल एक स्टूडेंट बन जाता हूं, जितना मैं लिखूंगा वो सब तुमको लिखना है, इसमें से कुछ भी कम करोगे तो फिर मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। और ये वही बात है कि हमको 4 में कितने से मेरा पेट भर जाएगा, 4 में 3 मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये सिर्फ उसी की बात है। तो देखो कितना हमको लिखना है और क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले हमने ना एक ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा फिगर हम बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियरली हमको मालूम चले, सारी चीजें हमको इक्वल दिखे, वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये ट्रायंगल हमारा ABC है। इस ट्रायंगल में एक लाइन हमको लेनी है जो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, चाहो तो BC, चाहो तो AB, चाहो तो AC। तो एक लाइन हम और बनाते हैं, ये लाइन मान लो हमने बना दिया इस तरीके से DE, ताकि कोई ये ना सोचे कि DE जो है वो मिड पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया E, और इसने DE पैरेलल टू BC हमने कंसीडर कर लिया। देखो गिवन, कोई लिखेगा नहीं, लिखोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रूविंग तुमको बुक में मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, बट समझना इंपॉर्टेंट है। तो इन ट्रायंगल ABC सबसे पहली चीज जो गिवन है वो है DE पैरेलल टू BC, सिर्फ इतना ही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। पढ़ लो क्वेश्चन, इन अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बस इतना ही गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हमको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन होंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, और सबका रीजन अभी समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा किया है। मैं पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं फिर बात करेंगे। देखो हम कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC साइड पे, D से एक परपेंडिकुलर AC साइड पे, E से एक परपेंडिकुलर AB साइड पे। तो D से परपेंडिकुलर हुआ AC पे और E से परपेंडिकुलर हुआ AB साइड पे, ये दो हो गए, नोट डाउन करेंगे अभी। फिर हमने B से E को ज्वाइन कर लिया और D से C को ज्वाइन कर लिया। एक एक चीज हम जस्टिफाई करेंगे कि ये हमने क्यों किया है। तो कंस्ट्रक्शन हमारे क्या क्या हो गए? DM परपेंडिकुलर AC पे, EN परपेंडिकुलर AB पे, B से E ज्वाइन और C से D ज्वाइन, इनको नोट डाउन कर ले। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में DM परपेंडिकुलर टू AB, EN, ओहो DM AC पे परपेंडिकुलर है, DM AC पे, EN AB पे परपेंडिकुलर है, और फिर हमने ज्वाइन किया BE एंड CD को। ये हमारे सारे कंस्ट्रक्शन हो गए।
प्रूविंग। देखो सबसे पहले मुझे ये सोच के बताओ, हमें ना ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। सबको पता है एरिया फाइंड कैसे करते हैं ट्रायंगल्स का? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबको पता है ये बात? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। मैं ना एक फिगर बनाता हूं, इस फिगर का तुम्हें एरिया बताना है मुझे, ठीक है? रफ में चैट बॉक्स में सेंड करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया मुझे बताना है। ये साइड है 10 और हाइट है इस ट्रायंगल की BD 6। इस ट्रायंगल का एरिया मुझे बताओ चैट बॉक्स में सारे। ओके, मनजोत को मिल गया, वंश को भी मिल गया, हिमांग को भी मिल गया। हिमांग कैलकुलेशन एरर नहीं है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सिंपल फॉर्मूला यार, ये भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तनिष्का क्या मतलब है इसका 3AC? जल्दी करें बाकी बच्चे। सर हम्म, सर बेस तो एसी नहीं होना चाहिए। नहीं आंसर बताओ, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते वो बताना है। सर मेरे ख्याल से तो नहीं निकाल सकते। तो सेंड करते हैं ना ये चीज लिख के। सारे यहाँ पे निकाल रहे हैं, उनका आंसर आ रहा है 30। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन्होंने भी ऐसा किया है आंसर को काट लो अपना खुद ही। देखो ये फॉर्मूला ना रट लिए हो, इसको समझे नहीं हो क्या है ये। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रट लिए हो, इस फॉर्मूले को समझे नहीं हो कि ये फॉर्मूला कहता क्या है। कोई भी बेस कोई भी हाइट नहीं चलेगी, बेस और हाइट जो है वो करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया है, उनका यही रीजन है कि वो इस दुविधा में है कि क्या करें। इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है वो समझो। देखो क्लास 8 का फॉर्मूला अभी भी हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अगर हमने BC को बेस लिया है ना, अगर हमने BC को बेस लिया है तो हाइट पॉइंट A से आनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी बेस कोई भी हाइट। कोई भी बेस मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तीनों को बेस ले सकते हो। तो कोई भी बेस कोई भी हाइट नहीं लेनी है, ठीक है? बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो ट्रायंगल में 3 बेस होती है और कोइंसिडेंटली 3 हाइट्स भी तो होती है। तो BC को बेस लोगे तो हाइट A से आनी चाहिए, AC को बेस लोगे तो हाइट B से आनी चाहिए, और AC को बेस लोगे तो हाइट C से आनी चाहिए। इन तीनों में से कोई सा भी अप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। तो एरिया निकालने के लिए ध्यान रखना बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो अच्छा हुआ रिवीजन कर लिया थोड़ा सा हमने। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, डेटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, एरिया निकालना हमको आ गया, हमें ना जो प्रूफ करना है उसको देखो। जो RHS है और LHS है उनको गौर से देखो। LHS में लिखा है AD अपॉन BD, सबको दिख रहा है AD अपॉन BD। तो अभी हमें दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जिनका एरिया हमको फाइंड करना है, नो डाउट। तो उन दोनों ट्रायंगल्स में, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? तो वो दो ट्रायंगल्स लेंगे जिनमें बेसेस जो हैं वो AD हैं और BD हैं। ऐसे दो ट्रायंगल जहां पे AD और BD बेस है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम वर्टेक्स से आनी चाहिए। इन दोनों ट्रायंगल में, जैसे मान लो AD और BD को लेके हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए अपने माइंड में। जैसे AD को लेके मान लो मैंने ट्रायंगल ADE बना लिया, BD को लेके मान लो मैंने BDE बना दिया। इन दोनों ट्रायंगल में AD और BD बेस तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। AD और BD अलग अलग साइड्स हैं, बट क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइट सेम वर्टेक्स से आ रही है? वो हमको डिसाइड करना है। अगर आ रही है तो फिर ये हमको मैच कर जाएगा, और नहीं आ रही है तो कोई और ट्रायंगल लेंगे।
बहुत सारे ऑप्शन है, ए डी एम देख सकते हो, बी डी ई देख सकते हो, इन दोनों में भी ए डी और बी डी बेस है, पर क्या इनकी हाइट सेम पॉइंट से आ रही है वो भी देखना है। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोच के मुझे बताओ। मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एडी और बीडी जो एलएचएस में है ना, तो अभी हमको दो ऐसे ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जिसमें एडी और बीडी बेस हो, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जहां पे एडी और बीडी बेस हो, दोनों ट्रायंगल्स में हाइट सेम वर्टेक्स से आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, जिनको मिल जाए वो चैट बॉक्स में दोनों ट्रायंगल्स के नाम मुझे मैसेज कर सकता है। अब सोचोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। चलो काफी टाइम मिल गया है। जो आंसर है ना ई और बी डी ई है। ट्रायंगल कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे, ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। मुझे पता है बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बट माइंड को अगर स्ट्रेट रखोगे ना कि जो हमें चाहिए बस हम वही दिखाई पड़े हमको, बाकी सब चीजें दिखाई ना पड़े। देखो एडीई और बीडीई में सबसे पहले बेस हमको एडी और बीडी मिल जाएगा। अब ये अगर बेस है तो देख लो इस बेस पे कोई हाइट आ रही है, एडी पे कोई परपेंडिकुलर है कहीं से भी, ई एन है। अच्छा बीडी अगर बेस बोल रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट बीडी के अपोजिट पॉइंट से आनी चाहिए। तो बीडी के अपोजिट पॉइंट कोई हाइट मिल रही है बीडी साइड पे, ई एन मिल रही है। देखो हाइट सेम वर्टेक्स से आ रही है, पॉइंट ई से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ट्रायंगल हमारे AD और BD हो जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम फाइंड करेंगे। चलो समझो, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ट्रायंगल ADE। दोनों ट्रायंगल्स क्या क्या मिल गए, ADE और BDE। अब देखो इनका एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ इनटू, हाँ सर BDE हाइट क्या है? EN। लेकिन सर वो तो ट्रायंगल के बाहर है। जा सकती है। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा तनिष्का ने, ये भी समझ लो। देखो ट्रायंगल अगर हम एंगल्स के बेसिस पे बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। अगर एंगल्स के बेसिस पे बात करें तो ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखो। सबसे पहला जो सारे एंगल्स 90 से लेस देन होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये नाम तो पहले सुन रखा है ना, नाम सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? यस सर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है समझना अच्छे से। वो तो अच्छा हुआ तनिष्का ने पूछ लिया। एबीसी का एरिया अगर हमको निकालना है तो कोई भी बेस ले लो, मान लो मैंने बीसी को बेस ले लिया तो हाइट पॉइंट ए से आएगी, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बीसी हमारी बेस है, ये हमारी हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया अगर फाइंड करें तो देखो ये जो बीसी बेस है ना उसके लिए ए बी साइड ही हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू बीसी इंटू ए सी, ये हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में हम एरिया फाइंड करते हैं तो बीसी को बेस अगर ले लिया तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है ना पॉइंट ए से बीसी का मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो वो तो इस ट्रायंगल के अंदर नहीं जा रही है, उसके लिए हमको बीसी को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है और यहां से हाइट इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ती है ए डी। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ध्यान रखोगे इस वाले केस में अगर तुमने बेस को डीसी ले लिया ना तो राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी का एरिया मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। इस वाले थर्ड फिगर में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर तुमने बेस को डीसी ले लिया ना तो ये इसके जैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी का एरिया मिलने लगेगा। हमें एबीसी का चाहिए तो बेस हम सिर्फ बीसी ले रहे हैं और हाइट क्या ले रहे हैं एडी। अब कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इसकी हाइट बाहर क्यों जा रही है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डाउट है। देखो इसकी हाइट बाहर क्यों जा रही है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का हम यूज कर रहे हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट कि पॉइंट और लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सबको पता होगा ये बात, किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली हाइट चाहो तो यहां मेजर करो पीछे एक्सटेंड करके, चाहो तो ए के लेवल पे आ जाओ यहाँ पे ऐसे हाइट मेजर करो, या पॉइंट सी से ए के लेवल तक ये हाइट मेजर करो। ये सारी सेम लाइंस हैं, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस अगर हम बना लें पॉइंट ए पे और बीसी पे तो इनके बीच का हाइट चाहो तो यहां मेजर करो, चाहो तो यहां मेजर करो, या 50 किलोमीटर आगे जाके यहां मेजर करो,
हाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम, बस कंडीशन कि डिस्टेंस परपेंडिकुलरली मेजर करना है। तो यहाँ देखो हमने हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसलिए इसकी हाइट बाहर जा सकती है। तो अब देखो इनमें मेरा पॉइंट क्या है इन तीनों चीजों में। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सारी हाइट ट्रायंगल के अंदर होती है, कोई भी हाइट ट्रायंगल के बाहर नहीं जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट साइड पे होती है, पेरीमीटर पे होती है। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट ट्रायंगल के अंदर होती है, इसमें ट्रायंगल की साइड पे होती है और इसमें ट्रायंगल के बाहर चली जाती है। तो ये तीनों केसेस हमारे माइंड में होने चाहिए। तनिष्का क्लियर? यस सर। सर आपने सेकंड केस में हाइट को AC लिखा पड़ा है। हाइट को क्या करा है? AC लिखा है। डीएम परपेंडिकुलर टू एसी कहाँ पे लिखा है? एसी मैं गलत हो गया तो बता दो मुझे। सर वो जब आपने ट्रायंगल के केसेस बनाए ना, राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा ओके, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल रही है, ये ए बी है, ये ए बी है, ध्यान रखना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। चलो और कोई समस्या इसमें? तो देखो ट्रायंगल की हाइट बाहर कब जाएगी? जब पॉइंट बी पे 90 से बड़ा एंगल होगा। यहाँ देखो बीडीई तो है वो 90 से बड़ा है ना, तो उसकी हाइट बाहर चली गई है, क्या दिक्कत है? ट्रायंगल बीडीई जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर चली गई है, बीडी को पीछे एक्सटेंड कर लेना पड़ेगा। और हाइट और बेस क्या क्या लेंगे? तो बेस हम बीडी ही लेंगे, बीएन बेस नहीं लेंगे। तो बीडी बेस हो जाएगा और ईएन हाइट हो जाएगी। सबको क्लियर? यस सर। चलो तो हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने ये सीख लिया कि कौन से ट्रायंगल में हाइट ट्रायंगल के अंदर होती है, कौन से ट्रायंगल में साइड पे होती है और कौन से ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर भी जा सकती है। तो ट्रायंगल सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा इस तरीके से। बेस और हाइट की कंप्लीट नॉलेज हमारे पास आ चुकी है। अब थोड़ा सा इस थ्योरम को हम प्रोसीड करते हैं आगे। चलो तो एडीई का एरिया निकालने जा रहे हैं। एडीई में हमने बेस को डिसाइड किया है कि हम बेस एडी लेंगे और हाइट जो है हम ईएन लेंगे। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। एडीई में एडी बेस हो गया। बीडी के लिए कौन सा ट्रायंगल? तो बीडीई लेना है। एरिया ट्रायंगल बीडीई भी निकाल लेते हैं। बीडीई में बेस देखना फिगर से मैच करके, बीडी बेस है और हाइट हमारी ईएन है। अब सुनो, हमें एडी अपॉन बीडी चाहिए। सबको दिख रहा है एलएचएस? एडी अपॉन बीडी हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें कि एडी अपॉन बीडी मिल जाए? कोई बता सकता है? बताओ बताओ, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करें कि हमको एडी अपॉन बीडी मिल जाए? हाँ, डिवाइड, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो। एलएचएस में मिल गया एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल बीडीई। एलएचएस में दोनों को डिवाइड कर लिया। आरएचएस पे देखो, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बीडी इंटू ई एन। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन भी कैंसिल, यही फायदा हुआ था सेम हाइट लेने का। तो एडी अपॉन बीडी हमको एग्जैक्टली मिल गया एलएचएस के जैसा। यहां तक सबको समझ आया? यस सर। सारे स्टेप्स को जितना भी लिखा है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं। इसको एक बार यहां से लेकर यहां तक हर चीज ऑब्जर्व करो। कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो, कोई भी समस्या है कहीं पे भी तो पूछ लो। नहीं है? चलो तो ये थर्ड इक्वेशन हमको मिल गई, जिसमें क्या मिला है थर्ड इक्वेशन में? एक बार थोड़ा सा फोकस कर लो इस पे। थर्ड इक्वेशन में हमको मिल गया है एडी अपॉन बीडी। यहां देखो ये बहुत काम की चीज है, हमारा एलएचएस हमको एग्जैक्टली सेम मिल गया, एडी अपॉन बीडी मिल गया। अब यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अब हमको एई अपॉन ईसी चाहिए, तो यही सारा प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। यहां देखो, तो एई अपॉन ईसी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए बताओ? एई अपॉन ईसी में सेम चीजें, बेस एई और ईसी हो और उनकी हाइट भी सेम पॉइंट से आए।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर ए ट्राइंगल ADE और EDC। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो इस बार ट्रायंगल ADE और DEC ले लेंगे। एरिया ट्रायंगल ADE, देखो ये हो गया हाफ इंटू बेस, इस बार AE को ले लेंगे और हाइट हम DM को ले लेंगे। फोर्थ इक्वेशन, एरिया ट्रायंगल DEC, इसमें बेस ले लेंगे EC को और हाइट इसकी भी DM हो जाएगी, ताकि डिवाइड करने पे कट जाए। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। AE बाई EC कैसे मिलेगा? AE बाई EC अगर चाहिए तो इक्वेशन 4 को 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। LHS में हो गया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC, RHS पे हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल, यहां हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM भी कैंसिल, ये बन गया AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 6। यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब देखो हमको AE बाई EC भी मिल चुका है और AD बाई BD भी मिल चुका है। अब मेरी बात सुनना बस, अब क्वेश्चन खत्म है, बस तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान और देना है। देखो AD बाई BD और AE बाई EC को हमें क्या करना है, यहां देखो इक्वल करना है ना। तो अगर इक्वेशन 3 और 6 के RHS को हमको इक्वल करना है तो इनके LHS इक्वल कर दे, काम हो जाएगा, है कि नहीं? इक्वेशन 3 और 6 के LHS को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा ना। अब इनके LHS को गौर से देखो, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 का जो LHS है ना, उन दोनों में न्यूमरेटर पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल है, ADE किसको किसको दिख गया? यस सर। न्यूमरेटर पार्ट तो यस। ऑलरेडी इक्वल है, मतलब 50% नहीं 70% काम हो रखा है। अब बस हमको BDE और DEC इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। अगर ये दोनों हमने कर दिया ना, इक्वेशन 7 अगर हमने बना लिया जिसमें हमने BDE और DEC को एरिया वाइज इक्वल कर दिया, तो काम खत्म। अब सुनो कैसे होगा ये इक्वल। क्लास 9th सब पढ़ के आए हो ना? 8th के बाद 10th में तो कोई नहीं आया है अचानक से। तो BDE ट्रायंगल देखो, मैं अभी मार्क करता हूं, BDE ट्रायंगल मैं अभी शेड करता हूं। ये देखो BDE ट्रायंगल ये वाला है, देख रहे हो ना? ये BDE ट्रायंगल है। DEC ट्रायंगल देखो, उसको मैं अलग कलर लेता हूं, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे। ये देखो मैं ब्लू से उसको मार्क करता हूं, तो ये है DEC। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल कर सकते हैं किसी तरीके से? यस। कर सकते हैं। क्लास 9 सारे पढ़े हो ना? यस सर। तो बताओ कोई भी कैसे The इक्वल कर सकते triangles on the same base and between same parallels हैं? are वेरी नाइस, equal. मजा आ गया। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल्स DE पैरेलल टू BC। ये 9th में पढ़ा होगा सबने कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इक्वेशन 7 भी हमको मिल गई। वो क्या हो गई? एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। इसका रीजन मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, बेस का नाम मेंशन करेंगे DE, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स का नाम बता दो, DE पैरेलल टू BC। इसको हमने क्या कर लिया? इक्वेशन 7 मार्क कर लिया। तो अब क्या करना है? फ्रॉम 3, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, इन तीनों इक्वेशंस को मिला के हम क्या बोल देंगे? क्या हम ऐसा बोल देंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC? और ये क्वेश्चन हमको सॉल्व हो गया। थ्योरम है तो बहुत अच्छे से कॉपी करना है, हेंस प्रूव। चलो एक बार मुझे बता दो, पूरे क्वेश्चन में, पूरे थ्योरम में किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई समस्या है तो पूछ लो। एक एक करके बताओ, कोई प्रॉब्लम है इस थ्योरम में? तो जिसको नहीं है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दो। अच्छा अब देखो, एक बार छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया था।
सारे सुनो मेरी बात, कॉपी थोड़ी देर बाद कर लेना। ये थ्योरम मान लो एग्जाम में आ गया है 4 मार्क्स में, तो कहां तक लिखोगे तो कितना मिलेगा वो देख लो। मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे कैसे है, कहां तक की चीजें लिखोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे वो देख लो। यहां देखो सारे, मैं एक ऐसा कलर लेता हूं जो इस पे पूरा यूज नहीं हुआ है कहीं पे भी। ये कलर तो यूज कर लिया है, थोड़ा सा येलो टाइप का है ये, देखो ये दिख रहा है ना सबको, ये वाला कलर सबको दिख रहा है। Yes, देखो मैं sir. मार्क्स बाइफरकेट करता हूं, कहां कहां तक लिखोगे तो कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम यहां तक लिख के आओगे, यहां तक लिखोगे तो 4 मार्क्स पहले मिलेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे यहां तक लिख के आएंगे, यहां तक के 4 मार्क्स हैं, ध्यान रखना। अब देखो अगर ये ऐसे आ गया स्टेट एंड प्रूव, और वैसे ही आएगा स्टेटमेंट के साथ आएगा, तो तुमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा अगर यहां तक तो तुमको मिलेगा 1। सिर्फ स्टेटमेंट लिखोगे तो 1 मिलेगा, बाकी 3 नहीं मिलेगा। उसके बाद कोई भी थ्योरम हो, कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुमने अगर करेक्ट फिगर बना लिया है, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन यहां तक अगर लिख लिया है यहां तक, तो तुमको मिल जाएंगे 2। यहां तक लिखने के कितने मिलेंगे 2। क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का है, अगर तुमने गिवन, टू प्रूव और फिगर को करेक्ट बनाया है पेंसिल से, तो तुमको उस क्वेश्चन का हाफ वेटेज मिल जाएगा। क्वेश्चन मान लो 3 मार्क्स में आ गया है, तो तुमने गिवन लिख दिया है, टू प्रूव लिख दिया है, कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, फिगर को अच्छे से बना दिया है। कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में होता नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी है अगर तुमने वो भी लिख दिया है तो तुमको कितना मिल जाएगा 2। तो ये 4 का था, उसका हाफ मिल गया। अब उसके बाद तुमने ये इक्वेशन 3 बना लिया, इक्वेशन 4 बना लिया, इक्वेशन 4 नहीं 6 तक तुमने अगर बना लिया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 तक अगर बना लिए हो, तो यहां तक के 3 मार्क्स हैं, और ये लिखने के बाद फिर ये कंक्लूजन, तो 4 मार्क्स यहां तक मिलेंगे। तो ये है पूरा बाइफर्केशन, कैसे कैसे तुमको क्वेश्चंस में मार्क्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ आ रही है कि ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, फिगर बनाना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन अगर कोई है तो वो लिखने के लिए हमको क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का है उसका हाफ मिल जाएगा। सबको क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब आराम से इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके मुझे बता देना। आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, कॉपी करके बताना फिर जा सकते हो। अब इस पे जो क्वेश्चंस है ना, इसका कन्वर्स भी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास पे प्रूव कर लेंगे, और कन्वर्स प्रूव करने के बाद इसके क्वेश्चंस हम अगली क्लास पे स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसका जिसका हो गया है कॉपी वो मुझे बता दे और फिर जा सकता है।